Hello everyone, welcome all of you in this session of Olive Board. This session is exclusively for the CIB aspirants who are having HRM as an elective paper. जिन भी साथियों का HRM इलेक्टिव पेपर है उन लोगों के लिए ये सेशन मैं लेके आया हूँ। आप लोग की रिक्वेस्ट थी इसीलिए मैं इसे लाया हूँ और हम इसमें 3 मैराथन करेंगे। एक मैराथन हम आज करेंगे, एक मैराथन हम कल करेंगे और फिर एक मैराथन हम आपके BRBL के पेपर के बाद करेंगे, दैट इज 24। तो मैंने इन तीनों मैराथन्स को, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, आपका 24 को BRBL का पेपर है, सो मैंने इनको डिजाइन किया है कि हम आज और कल 2 दिन इन मैराथन्स में कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करेंगे। कुछ 10-15 MCQ मैं आज सिर्फ करवाऊंगा, बाकी पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको दूंगा। कॉन्सेप्ट अगर HRM में आप बेसिक समझ के चले गए तो आपको HRM क्रैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो मुझे एक बार बस इतना सा आप लोग बता दीजिए दैट ऑडियो वीडियो इज क्लियर एंड लाइक कर लीजिए सेशन को। ऑडियो वीडियो क्लियर है, क्या मेरी आवाज आप तक आ पा रही है, इतना मुझे बस बता दीजिए आप लोग दैट AV इज क्लियर। टेल मी। Okay, so if this is clear, okay, fine. So I welcome all of you in this session again and चलिए कहानी की शुरुआत हम लोग करते हैं। मैं डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैकमिलन की बुक को बेस बनाते हुए आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें आज मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि HRM की डेफिनेशन के लिए एक बुक का नाम आपकी किताब में दिया हुआ है, जो कि अल्बर्ट सेविस्टर की बुक है, जिसका नाम है इंडियन थॉट एंड इट्स डेवलपमेंट। सो इंडियन थॉट एंड इट्स डेवलपमेंट बुक का नाम आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें कहा गया है, इट वॉज कंपेल्ड टू एडमिट द फैक्ट दैट वर्ड एंड लाइफ अफर्मेशन इज प्रेजेंट एट द बैक ऑफ हिज थॉट फ्रॉम द वेरी डॉन ऑफ द हिस्ट्री। अल्टीमेटली ये बुक एक हिंट दे रही है कि जब तक आप लाइफ डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आप ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचते। और इंडिया में दैट लाइफ डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट इज गोज वे बैक, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर चाणक्य की अर्थशास्त्र बुक में भी नजर आता है। फिर चेस्टर बर्नार्ड जो साइकोलॉजिस्ट थे, इंपॉर्टेंट है, उन्होंने डेवलप द थ्योरी विच एडवोकेट्स सोशल सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट। ये कहते हैं कि आप थिंक अबाउट पीपल while making some management decisions. So लोगों को सेंटर पॉइंट रखकर फिर मैनेजमेंट करना चेस्टर बर्नार्ड ने सपोर्ट किया। कोर एलिमेंट्स ऑफ HRM के क्या क्या कोर एलिमेंट हैं, नंबर भी याद रखना है, नाम भी याद रखना है। पीपल मैनेजमेंट, बिहेवियरल डायनामिक्स एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ एप्लीकेशन। लोगों के बारे में सोचिए, मैनेजमेंट कीजिए, लोगों के बिहेवियर को स्टडी कीजिए और जो पॉलिसी आप बनाते हैं उसको यूनिवर्सल मेंटेन कीजिए। अगर ये आप कर पाते हैं तो आप एक बेहतर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर पाएंगे। 4 चीजें मैनेज करना HRM का पार्ट होता है। प्लीज आप लोग जैसे ही जुड़ते जाएं सेशन को लाइक जरूर कर लें। धीरे धीरे हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा, आपके 5 मॉड्यूल हैं सिलेबस में, उसमें से 2 मॉड्यूल कंप्लीट कराने की मेरी आज कोशिश रहेगी। मैनेजेरियल फंक्शंस ऑफ HRM के मैनेजेरियल फंक्शंस में क्या क्या आता है याद रखिएगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 चीजें मैनेजेरियल फंक्शंस ऑफ HRM के अंदर आती है। POS DC, तो POS DC इज द कॉन्सेप्ट जो कि मैनेजेरियल फंक्शन ऑफ HRM है। देखिए, यही 5 चीजें मैनेजमेंट के भी 5 फंक्शन हैं और यही 5 चीजें HRM के भी 5 फंक्शंस में आएगी। ये हमको किसने दिया था? दैट इज अ जनरल फिनोमेना।
लेकिन एक कॉन्सेप्ट और है पोस्ट डीसी, ORB, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, ORB, and budgeting. Post DC ORB, it is given by the Luther Gulick. सो मैनेजमेंट को हम इन दो नजरियों से अलग अलग देख सकते हैं मैनेजेरियल फंक्शंस को। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, एक क्वेश्चन आपको इसमें से गारंटीड देखने को मिलेगा दैट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होती है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के बारे में बताइए। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग को बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है? तो याद रखिएगा, वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस की आपके यहाँ जो एम्प्लॉइज हैं उनकी फाइनेंशियल वैल्यू को रिकॉर्ड करना, आइडेंटिफाइंग, measuring and reporting the value of human resources to an organization in using that information to make informed decision about HR investment। मतलब मैं आपको बता ही देता हूं, HR का ROI निकालना, HR की नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना, ये नए मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं जो आजकल ह्यूमन रिसोर्स के अंदर अप्लाई होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग वो फंडामेंटल कोर कॉन्सेप्ट है जो कि एक इंसान की फाइनेंशियल वैल्यू उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है इसका पता लगाता है। नाउ दिखाते कहाँ है इसको? जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू आएगी उसे आप फुट नोट में दिखाएंगे। किसके फुट नोट में? बैलेंस शीट के फुट नोट में। याद रखना, बैलेंस शीट के अंदर नहीं आएगा, बैलेंस शीट के फुट नोट में इसको दिखाया जाता है। उसके बाद HRM की अगर हम बात करें तो कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिनमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट काम आता है। HRM प्रैक्टिसेस जो आपकी बुक में दी गई हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चन आपको यहाँ से एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। देखिए, सबसे पहला काम जो HR डिपार्टमेंट करता है वो है जॉब डिस्क्रिप्शन देना कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय मेरे को किस काम के लिए चाहिए। फिर ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को बुलाना जॉब के लिए, रिक्रूटमेंट। फिर उनको कंपनसेशन देना, सैलरी देना, उनकी स्किल के लिए उनको ट्रेनिंग देना और उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाना। परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्या किसी ने अच्छा किया, किसी ने बुरा किया, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के डिसीजन लेना। प्रमोशन देना, रिवॉर्ड देना। अपने यहाँ के लोगों की जो जॉब कर रहे हैं उनकी करियर प्लानिंग करना। तो देखो, जॉब डिस्क्रिप्शन, रिक्रूटमेंट, कंपनसेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड रिवॉर्ड, करियर प्लानिंग, जेंडर इक्विटी मेंटेन करके रखना, मेल फीमेल डिफरेंस, रिच पुअर डिफरेंस, अथॉरिटी के बेसिस पर ट्रीटमेंट में डिफरेंस विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। एंड रिजर्वेशन सिस्टम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, क्योंकि बैंकों के अंदर तो रिजर्वेशन सिस्टम फॉलो होता है। सो जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसका कंप्लायंस प्रॉपरली करना, ये HR डिपार्टमेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है। एक कॉन्सेप्ट है गारंटीड, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको दिखेगा, दैट इज कॉल्ड मून लाइटिंग। सो मून लाइटिंग इज एक्चुअली अ कॉन्सेप्ट जहां पर आप किसी एक जॉब पर होते हुए सेकेंड जॉब भी ले लेते हो। मतलब आप एक काम कर रहे हो और उसी के साथ दूसरा काम भी आपने ले लिया, मतलब अदर असाइनमेंट पर भी काम करना, मल्टीपल जॉब एक साथ करना, जबकि आप एक जगह पर फुल टाइम जॉब में हो। जब आप एक जगह पर फुल टाइम जॉब में होते हो तो दूसरी जगह पर आप जो है फुल टाइम जॉब आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि टाइम कमिटमेंट आप नहीं दे पाओगे। सो मून लाइटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बताता है एक सेकेंड जॉब एब्जॉर्प्शन के बारे में कि जब आप एक जॉब पर फुल टाइम, याद रखना, पार्ट टाइम एक जॉब पे है और पार्ट टाइम दूसरी जॉब पे है, तो इसे मून लाइटिंग नहीं बोलते। मून लाइटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां आप ऑलरेडी एक जॉब पर फुल टाइम है और दूसरी पर भी आपने पार्ट टाइम ज्वाइन कर लिया। ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, HR के कुछ फंक्शंस हैं। क्या क्या? HR की प्लानिंग करना, उसके बाद रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना, स्किल डेवलपमेंट। याद रखना, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। ट्रेनिंग स्किल का डेवलपमेंट है, जो काम के लिए हम आपको अकाउंटेंट हमने लिया, अब हम आपकी अकाउंटिंग स्पीड, टाइपिंग स्पीड बढ़ाना चाहते हैं,
दिस इज ट्रेनिंग। लेकिन हम आपका ऑर्गेनाइजेशन और दुनिया की तरफ देखने का नजरिया बदलना चाहते हैं, हम आपको मैच्योर बनाना चाहते हैं। उसके लिए हम आपको बहुत सारे सेशंस में, बहुत सारे सेमिनार्स में भेजते हैं, हम आपको हायर अथॉरिटी रोल्स ऑफर करते हैं। जब ये किया जाता है तो इसे बोलते हैं डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन में किसकी सैलरी को ग्रोथ देनी है, किसको सही वैसा ही रखना है, किसको डिक्लाइन लगेगा, ये काम भी एचआर डिपार्टमेंट का। करियर प्लानिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग, आने वाले दिनों में खाली होने वाली पोजीशंस को कौन लोग भरेंगे, करियर प्लानिंग। कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, पर्क्स अलाउंसेस, ये तय करना। रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, जिसने अच्छा किया है उसको रिवॉर्ड देंगे, जिसने बुरा किया है उसको नहीं देंगे, जिसने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया पब्लिक डोमेन में रिकॉग्नाइज करेंगे उसकी कंट्रीब्यूशन को। देन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कि पॉलिसी एचआर से रिलेटेड कैसी रहेगी ताकि ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट मिले। एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय अपना कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशन को दें। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉय का ध्यान रखना एचआर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। गड़बड़ करने वालों पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना और लीगल कंप्लायंसेस करना। आप लोग अभी ऑलरेडी आप लोग का बीआरबीएल चल रहा है, तो वहां आपने बहुत सारे लॉ पढ़े होंगे, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, तो इंडस्ट्रियल लेबर कोड 2020 एक नया लॉ हमारे देश में आया है अभी 2020 में ही, तो उसके बारे में याद रखना। इंडस्ट्रियल लेबर कोड, इंडस्ट्रियल लेबर कोड 2020। देन कंप्लायंस एंड लेबर लॉज को प्रॉपरली कंप्लाई करना एचआर की जिम्मेदारी है। न्यू रोल्स ऑफ द एचआर इन बैंक्स, बैंक्स में एचआर डिपार्टमेंट का क्या रोल है? बैंक में रोल है एज अ काउंसलर। जो एचआर डिपार्टमेंट होता है वो अपने एम्प्लॉइज के लिए एज अ काउंसलर रोल प्ले करता है, एज अ मीडिएटर। अगर झगड़ा है, कोई बात हो गई दो एम्प्लॉइज के बीच में, उसे सॉल्व करवाता है। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्वर, कि कोई भी डिस्प्यूटेड प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, any kind of issue in terms of process, in terms of working within the organization, in terms of some physical facilities, सबको सॉल्व करता है एचआर मैनेजर। चेंज मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में आप कोई चेंज लाना चाहते हो तो दैट चेंज मैनेजमेंट हैव टू बी कम थ्रू दी एचआर मैनेजर्स। वही है जो एम्प्लॉइज को तैयार करेंगे टू एक्सेप्ट द चेंजेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज के दो तरीके के काम यहाँ वो करते हैं। एक तो करते हैं मैन पावर एनालिसिस, और एक करते हैं, या मुझे प्रॉपर मैन पावर नाम तो इधर आ ही गया, वर्कलोड एनालिसिस, और एक होता है वर्कफोर्स एनालिसिस। एक तो होता है वर्कलोड, एक होता है वर्कफोर्स। कितने एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी, वो शोले का डायलॉग आपको याद है, कितने आदमी थे, उसने कहा 2 सरदार। सो दैट इज द वर्कलोड, जितने लोगों की जरूरत है। और एक्चुअली में कितने अवेलेबल है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, अकेला ही अवेलेबल है फॉर एग्जांपल, तो दैट इज वर्कफोर्स। सो वर्कफोर्स एनालिसिस स्पीक्स अबाउट द एक्चुअल अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज, एंड वर्कलोड स्पीक्स अबाउट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्कलोड एंड वर्कफोर्स दो तरीके का एनालिसिस होता है बाय द एचआर डिपार्टमेंट इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। 5 मॉडर्न काम आपको याद रखने हैं एचआर के, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके बुक में और आपके सिलेबस में, इसमें से कंफर्म एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, दैट इज एथिकल इश्यूज इन एचआर। तो एचआर में क्या क्या एथिकल इश्यूज आ सकते हैं? सबसे पहला, एम्प्लॉय अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ईमानदारी से पूरी नहीं कर रहा। कैश एंड कंपनसेशन प्लान जो आपने अपने एम्प्लॉइज के लिए डिजाइन किया है वो कॉम्प्रोमाइज है, एज पर दी स्टैंडर्ड नहीं है। परफॉर्मेंस अप्रेजल आप जो कर रहे हो उसमें आप बायस रख रहे हो। प्राइवेसी इश्यूज, आप लोगों की प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हो मार्केट में।
रीस्ट्रक्चरिंग इन ले ऑफ, अचानक से बिना इंटीमेशन दिए लोगों को जॉब से निकाल रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट इश्यूज, आप वर्किंग कंडीशंस ऑफर नहीं कर रहे हैं। सेफ्टी एंड हेल्थ का आपके यहाँ प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। रेस एंड डिसेबिलिटी, आप ऑर्गेनाइजेशन में ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी के बेसिस पर पार्शियलिटी अगर कर रहे हो तो इन सभी को हम क्या कहेंगे, एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ये एचआर डिपार्टमेंट से कनेक्टेड एथिकल इश्यूज है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एथिकल इश्यू इन एचआर। देखने सुनने में जितना आसान लगता है, एग्जाम में आपको चारों ही ऑप्शन सही लगेंगे। इन 8 नामों को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ, क्योंकि हमको पता है जब तक एमसीक्यू की प्रैक्टिस, तो कुछ मैंने आपका मन सिर्फ रखने के लिए कुछ 10 15 20 क्वेश्चंस रखे हैं। चलिए बताते चलिए जल्दी जल्दी आप लोग, और बाकी साथियों से भी कहिए कि वो जुड़े, लाइक करें सेशन को। आप भी जिन जिन भी ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं वहां आप फॉरवर्ड कीजिए ताकि बाकी लोग भी जुड़ सकें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए इसका क्या आंसर होगा। Human factor can be defined as the entire concept of human behavior, the interrelated psychological and physiological and socio-ethical aspect of a human being, micro and macro issues of socio-economic factors, and none of the above. बताइए जल्दी से क्या है इसका आंसर। बी क्विक इन आंसरिंग दैट। देखिए बी, अरे आप सही गलत की चिंता ना करें, आप तो जस्ट आंसर आउट कीजिए, आप तो बस आंसर बताइए, इसकी चिंता ना करें कि सही होगा कि गलत होगा। टू, टू है जो कि इसका आंसर है। देन स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसा होता है, प्रोएक्टिव, रिएक्टिव, बोथ, नन ऑफ दीज। स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसा होगा, प्रोएक्टिव, रिएक्टिव, बोथ, नन ऑफ दीज। बताइए। सो देखो, एचआर मैनेजमेंट दोनों तरीके का होगा, सी इसका आंसर होगा। HRM is concerned with the fill in the blanks in the organization, company, people, industry and society. HRM का सीधा सीधा कनेक्शन किसके साथ है, लोगों के साथ है, people, with the people. B will be the answer. HR policy makes employees. HR की पॉलिसी एम्प्लॉइज को किस चीज के लिए तैयार करती है, train for the future positions, better person or worker, a knowledgeable person, all of these. बताइए। एचआर पॉलिसी किसके लिए तैयार करती है, एम्प्लॉइज को। डी, ऑल ऑफ दीज, सभी चीजों के लिए। When industrial development increased by HR, it also stimulates organizational modifications, economy, technology, social, cultural changes. जब भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ता है, इंक्रीज बाय एचआर, इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स, इसका इम्पैक्ट किस पर पड़ता है, इसका इम्पैक्ट डी, सोशियो कल्चरल चेंजेस भी, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो सोसाइटी और कल्चरल चेंजेस भी आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एथिकल बिहेवियर इन एचआरएम। इनमें से क्या एचआरएम को सबसे बेस्ट एथिकल बिहेवियर मानता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बताइए। Answer would be C. Balancing the interest of the employees, organization and stakeholders. Balancing the interest of employees, organization, stakeholders में बैलेंस बनाकर रखना HRM का जो है सबसे बेहतर एथिकल बिहेवियर माना जाएगा।
Which of the following is an example of unethical behavior in HRM? Unethical किसे माना जाएगा इसमें? Which of the following is an example of unethical behavior in HRM? In HRM इसमें से किसे unethical माना जाएगा? देखिए बी इसका आंसर होगा एंगेजिंग इन डिस्क्रिमिनेटरी हायरिंग प्रैक्टिसेस। अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा था कि अगर आप रेस, कास्ट, क्रीड इनके बेसिस पर अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हो, ऐसे केस में आपको डिस्क्रिमिनेटरी माना जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन एचआर कोड ऑफ एथिक्स? एचआर कोड ऑफ एथिक्स का क्या प्राइमरी पर्पस है? To outline the responsibilities and duties of HR professionals, to restrict employees' freedom of expression, to create a competitive advantage for the organization, to promote unethical behavior in the workplace. Primary purpose पूछा है HR code of ethics का। A is the correct answer. To outline the responsibilities. Then which of the following is a key ethical consideration in employee termination? क्या मेन सबसे इंपॉर्टेंट एथिकल पर्सपेक्टिव होगा जब हम एम्प्लॉय को टर्मिनेट करेंगे? इन चार में से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस एंड क्वालिफिकेशन को कंसीडर करना, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी नोटिस एंड सेवरेंस ऑफ पे, ignoring any conflict of interest during the termination process, focusing solely on the cost reduction without considering employees well-being। इनमें से क्या सबसे इंपॉर्टेंट? देखो सारी बातें नेगेटिव है। सो की एथिकल कंसिडरेशन क्या है कि आपने किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया है तो आपने एथिकली किया है या अनएथिकली किया है? चलिए बताइए। डी, डी विल बी दी, बिकॉज हमसे एथिकल पूछा है ना, हमको जनरल आंसर नहीं बताना, हमको एथिकल पर्सपेक्टिव की बात करनी है। What role does HRM play in promoting ethical behavior within an organization? एक ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल बिहेवियर को प्रमोट करने के लिए HRM क्या रोल प्ले करता है? Enforcing strict rules and regulations, ignoring ethical concerns to focus on profitability, building a culture of integrity and accountability, encouraging employees to prioritize personal interest over organizational goal। बताइए इनमें से एचआर का रोल कौन सा है? सी वुड बी द करेक्ट आंसर, दैट बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी, ईमानदारी और कमिटमेंट से काम करें। चलिए अब वापस कंसेप्ट पर आ जाते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के काम या सॉरी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग पर्सपेक्टिव्स में प्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे डिपार्टमेंट वाइज अगर प्रेजेंट किया जाए तो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एक डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, कमर्शियल मैनेजर। अब इनके नीचे अलग अलग मैनेजर्स, अलग अलग असिस्टेंट्स जो है वो काम कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक डिजाइन है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट का। तो हम क्या कह सकते हैं? It's the presentation of relationships within organization in diagrammatic format। So within the organization जो चीजें हैं उनको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट कहलाता है। उसका एक एग्जांपल आपके सामने है। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो है वो चार तरीके के हो सकते हैं। फ्लैट चार्ट, जहां पर जो है एक सुपीरियर के अंडर में बहुत ज्यादा सबऑर्डिनेट्स नहीं दिए जाते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल प्रेजेंटेशंस जहां पर एक सुपीरियर बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को गाइड करता है, कंट्रोल करता है,
ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, हम उसे कहते हैं फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, या इसे हॉरिजॉन्टल चार्ट भी कहा जाता है। इसे हॉरिजॉन्टल चार्ट भी कहा जाता है। फिर दूसरा नंबर आता है हमारा हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। अब हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो है वो फंक्शनल के नाम से भी जाना जाता है, जहां पे ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज एम्प्लॉइज को अब उनके सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर रिलेशनशिप में डिवाइड किया जाता है। जैसे ये जो एग्जाम्पल था पूरा, ये फंक्शनल का एग्जाम्पल है, ये फंक्शनल का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन मैंने ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग कॉलम्स में बांट दिया है। उसके बाद अगला आता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है जो बताता है कि जैसे सीईओ है, इसके नीचे प्रोडक्शन मैनेजर है, इसके नीचे एक सुपरवाइजर है, यहाँ फाइनेंस मैनेजर है, यहाँ भी एक असिस्टेंट मैनेजर है, और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मैनेजर है। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी डिफरेंट हायरार्की नहीं बनाएगा, वो इन्हीं से सपोर्ट लेगा। मतलब ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ये बताता है कि जो सबऑर्डिनेट टीम है वो एक से ज्यादा सुपीरियर्स को रिपोर्ट करती है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब तक प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता तब तक ये रिपोर्टिंग चलती है। फिर आता है डिविजनल चार्ट, जो कि हम कहते हैं कि अगर आप प्रोडक्ट बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन को बांटोगे, जैसे प्रोडक्ट आप बनाते हो एक्स और प्रोडक्ट बनाते हो वाई, अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट बेसिस पर बांटा तो उस चार्ट को हम ऑर्गेनाइजेशनल डिविजनल चार्ट बोलते हैं। पर्सन जॉब फिट का एक कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में है। तो पर्सन जॉब फिट होता क्या है, किसी भी एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की कैरेक्टरिस्टिक्स को जॉब की रिक्वायरमेंट के साथ मैचअप करके देखना पर्सन जॉब फिट कह लेते हम बोलते हैं। इसे पर्सन प्रोफाइलिंग या जॉब प्रोफाइलिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में आपके आ सकता है, क्योंकि अलग से आपको एक टॉपिक हाईलाइट करके दिया है। अगर आप एक प्रॉपर पर्सन जॉब फिट ढूंढ लेते हो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय बढ़ जाता है, टर्नओवर कम हो जाता है, एम्प्लॉय का एब्सेंटिज्म कम हो जाता है। देन ग्रुप वर्सेस टीम एक कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में है कि ग्रुप क्या और टीम क्या। तो याद रखिएगा, ग्रुप दो या दो से ज्यादा लोगों का एक ऐसा टीम जो कि किसी टास्क, एक्टिविटी और इंटरेस्ट पर बेस्ड है। मतलब ग्रुप जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिविटी पर बेस्ड होते हैं, जबकि टीम ऐसे लोगों का ग्रुप है जो कि two or more persons comes together to achieve a goal, perform a task or a project। अभी एग्जाम्पल से हमको समझ में आ जाएगा, आप चिंता ना करें। डेफिनेशन के बेसिस पर दोनों एक जैसा दिखते हैं। चलिए अब यहां से आप समझिएगा, ग्रुप का कॉमन गोल होगा जरूरी नहीं है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ के नीचे एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है और एक फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है जो कि मैनेजर्स कवर करते हैं। अब अगर इसके नीचे अगर हम कहें यहाँ पे मान लीजिए 10 एम्प्लॉय हैं, यहाँ पर 5 एम्प्लॉय, तो ये है ना पूरा का पूरा एक ग्रुप है। अब देखो, प्रोडक्शन वाले का ऑब्जेक्टिव अलग है, फाइनेंस वाले का ऑब्जेक्टिव अलग है एज अ टास्क, लेकिन ये एक टीम है और ये भी एक टीम है। सो टीम का ऑब्जेक्टिव कॉमन होता है, जबकि ग्रुप में अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लोग भी शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे इंडिपेंडेंट होता है, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है ग्रुप में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंटरडिपेंडेंसी होती है। ये 10 लोग अच्छा करेंगे तभी प्रोडक्शन मैनेजर बेहतर परफॉर्म करेगा। ये फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों तरीके का हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, टीम हमेशा फॉर्मल नेचर की होती है। यहाँ पर इंडिविजुअल गोल होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर का अपना टारगेट है, और यहाँ पर कलेक्टिव गोल होते हैं। देखो
यहाँ पे जो ये पूरी 15 लोगों की, ये 10 लोगों की टीम, 5-6 लोगों की टीम है, इसका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है जो इन्हें अचीव करना है। ठीक है, तो साथियों जैसे ही आप सेशन से जुड़े लाइक जरूर कर लें। एचआरएम के लिए मैं ये कंटेंट आप लोगों के लिए लाया हूँ, क्योंकि एचआरएम में क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल नहीं था आप लोगों के सामने। चलिए आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर, दैट इज ग्रुप डेवलपमेंट। अब ग्रुप डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी थ्योरीज हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। किससे रिलेटेड है? ग्रुप के डेवलपमेंट से। किस किसने दिए? क्लासिकल थ्योरी दी है आपको जॉर्ज हॉमेंस ने। तो नाम आपके काम का है। क्लासिकल थ्योरी किसने दी है? जॉर्ज हॉमेंस ने दी है। ठीक है, नाम याद रखना है। इनकी डिटेल इंटरनल आपको नहीं भी याद रहे चलेगा, आपको नाम याद रखना है। दूसरा, सोशल एक्सचेंज थ्योरी। सोशल एक्सचेंज थ्योरी का मीनिंग आपको याद रखना है। ये क्या कहते हैं कि अगर ग्रुप को आपको डेवलप करना है तो आपको इंडिविजुअल्स के बीच की सोशल रिलेशनशिप को स्टडी करना पड़ेगा। अगर वो सोशली एक दूसरे से कनेक्टेड है तो वो ग्रुप ऑटोमेटिकली ही डेवलप हो जाएगा। यू कैन नॉट डेवलप इट डेलिबरेटली। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, उनका कहना है कोई भी ग्रुप डेवलपमेंट को इसलिए एक्सेप्ट करता है ताकि उनकी सोशल आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज की जा सके। सेंस ऑफ आइडेंटिटी और सेल्फ स्टीम ही किसी ग्रुप को डेवलप कर सकते हैं। ये थ्योरी कौन सी है? सोशल आइडेंटिटी। फिर एक थ्योरी दी है हमको टकमैन्स थ्योरी, इसे हम बोलते हैं। टकमैन्स थ्योरी ने ग्रुप डेवलपमेंट के 5 स्टेजेस बताए हैं। कितने? 5 स्टेजेस बताए हैं। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग। FSNP ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, आप इससे जरूर याद रखिएगा। 100% गारंटी है आपके एग्जाम में टकमैन थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। ये थोड़ी सी डिटेल भी है उसकी, मैंने इसीलिए ली है। चलिए देखिए, फॉर्मिंग द स्टेज इज यूजुअली कैटेगराइज्ड बाय सम कंफ्यूजन एंड अनसर्टेनिटी। तो आप देखो, ग्रुप को आपको डेवलप करना है तो पहले ये तो पता लगाओ कि ग्रुप में किस नेचर के लोग हैं, क्या प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए आपको ग्रुप डेवलप करना है। दूसरा है कॉन्सेप्ट स्टॉर्मिंग। ग्रुप इज लाइकली टू सी द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसएग्रीमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट, जहां पे लोग लड़ेंगे, ओपिनियन कॉन्फ्लिक्ट आएगा आपस में। नॉर्मिंग, जहां पे इंडिविजुअल्स एक दूसरे के डिफरेंसेस एंड ईगो क्लैशेस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, थोड़ा बहुत मिलजुल के कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझता हूं और आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। फॉर्मिंग में कंफ्यूजन है, स्टॉर्मिंग में बहस है, नॉर्मिंग में एक दूसरे को समझने वाली बात है, परफॉर्मिंग के अंदर क्या है, फिर हम मिलजुल कर काम करते हैं। एंड एडजर्निंग के अंदर क्या होता है, नॉट ऑल ग्रुप एक्सपीरियंसेस दिस स्टेज। तो 5वीं स्टेज बहुत वॉलेंट्री है, बिकॉज इट इज कैटेगराइज्ड बाय द डिसबैंडमेंट ऑफ द ग्रुप। 5वीं स्टेज तक आते आते हम ग्रुप को अब खत्म कर देते हैं, मतलब हमने हमारा टारगेट अचीव किया, हमने कोऑपरेटिवनेस एंजॉय की, टास्क किया, और अब हम ग्रुप को क्या कर रहे हैं, कंक्लूड कर देते हैं। तो नॉर्मली लोग एक बार बेहतर ग्रुप बन जाने के बाद डिसबैंडमेंट उसका नहीं करते, इसीलिए एडजर्निंग स्टेज में सारे ऑर्गेनाइजेशंस नहीं आ पाते हैं। लीडरशिप स्टाइल से अलग अलग तरीके की, तो लीडरशिप स्टाइल्स कुल टोटल 6 तरीके की लीडरशिप स्टाइल्स आपके सिलेबस में हैं। उन 6 को आपको याद रखना है। कोरेसिव जो लीडर होता है वो इमीडिएट कंप्लायंस की बात करता है। देखो, इसको पूरे को याद करने की जरूरत नहीं है आपको। कोरेसिव जो लीडर होता है वो कहता है डू व्हाट आई टेल यू, जो मैं कहूं वो कर दो बस। ऑटोक्रेटिक भी इसको बोलते हैं। कोरेसिव को क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेटिक भी बोलते हैं। ऑथोरिटेटिव जो लीडर होता है वो कहता है करवाऊंगा काम तुमसे ही, लेकिन मैं साथ चलूंगा, कम विद मी, जैसा मैं कहूं वैसा करना, पर पहले मेरे साथ चलो। तो वो आपको लेके जा रहा है, मतलब आपको आपका साथ दे रहा है,
अप टू द पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन। अफिलिएटिव जो लीडर होते हैं उनके लिए पीपल कम फर्स्ट, उनके लिए लोग सबसे पहले आते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग एग्री हो तो ये काम कर लें। डेमोक्रेटिक लीडर जो होता है वो आपसे पूछकर डिसीजन लेता है, व्हाट डू यू थिंक। पेस सेटिंग जो लीडर होता है वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जिसको हम बोलते हैं वो होता है लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। सो पेस सेटिंग जो लीडर है वो कैसा है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है। वो कहता है डू एज आई डू, जैसा मैं कर रहा हूं वैसा आप भी मुझे फॉलो कीजिए। फिर एक है कोचिंग, जो आपको अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके बताता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंटल काइंड ऑफ लीडर है। तो कुल टोटल 6 टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स है। कोरेसिव जो कहता है कि मैं जैसा कहूं बस वैसा करना है, मिलिट्री में एक्चुअली ऐसे फॉलो किया जाता है। क्राइसिस केसेस में तुरंत काम शुरू करने के लिए कोरेसिव मेथड फॉलो की जाती है। इनमें से ये इमेजिनेशन मत बना लेना कि ये अच्छा है वो बुरा है, ये सभी बेस्ट है अपनी अपनी सिचुएशन में। अथॉरिटेटिव जो होती है वो जब आप अपने टीम मेंबर्स को विजनरी बनाना चाहें और जब आप अपनी टीम के लोगों के अंदर कुछ चेंज इंप्लीमेंट करना चाहें तो आपको उनके साथ मिलकर काम करना पड़ता है। अफिलिएटिव जो है लोगों को मोटिवेट करने के लिए बेस्ट लीडरशिप स्टाइल है। उसके बाद डेमोक्रेटिक जो है वो अपने ही एम्प्लॉइज को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करने में बेस्ट है। ठीक है। फिर पेस सेटिंग जो है क्विक रिजल्ट्स में बिलीव करता है। और कोचिंग मेथड जो है वो इनोवेटिवनेस, स्ट्रेंथ, लॉन्ग टर्म विजन, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट में बिलीव करता है। 6 तरीके का लीडरशिप स्टाइल आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कमाल की चीज कर रहे हैं, लाइक तो कर ही सकते हैं आप लोग, आपका लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेटिंग होता है। सो कीप लाइकिंग द सेशन एंड कीप फॉरवर्डिंग। फिर लीडरशिप की कुछ और इंडिपेंडेंट थ्योरी है, जिसमें एक है सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। तो आपको सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी में याद रखिएगा कि कुल 4 तरीके के स्टेजेस या 4 तरीके के फेजेस आ सकते हैं। जैसे सबसे पहला है S1, प्रोवाइड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस एंड क्लोजली सुपरवाइजेस देम। तो ये वो लीडर है जो कि आपको सब कुछ बताएगा करने के लिए। ठीक है। विपिन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। एंड अगर आपका HRM इलेक्टिव है तो बने रहे, 3 मैराथन हम करेंगे और इसमें HRM में निकाल देंगे, चिंता ना करें। या आपके कोई साथी हो जिन्होंने इलेक्टिव में HRM लिया हुआ हो तो उन्हें आप ये सेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड कीप लाइकिंग द सेशन, थैंक यू। सेकेंड तरीके का जो लीडर है वो कहता है एक्सप्लेन डिसीजंस एंड प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर क्लैरिफिकेशन। जब जब जो नंबर 2 टाइप ऑफ लीडर है वो अपना डिसीजन आपको सेलिंग आपको बताएगा। ठीक है। सिचुएशनल लीडर थ्योरी जो है, एक तो सिचुएशन हो सकती है जहां पे वो बस आपको इंस्ट्रक्शन देगा और आपसे काम करवाएगा। नंबर 2 जो थ्योरी है वो आपसे कहेगा कि साहब चलो डिसीजन मैं लेता हूं, आप बताइए मैंने सही लिया या नहीं, अपना पर्सपेक्टिव आपको बेच रहा है। तीसरा है पार्टिसिपेटिंग, शेयर आइडियाज एंड डिसीजन मेकिंग। मतलब अब आपको डिसीजन लेना है लेकिन आपको अकेला नहीं छोड़ दिया उन्होंने। ऐसा लीडर जो आपको पावर देता है डिसीजन लेने की, लेकिन आपके साथ में मिलजुल कर काम करता है, डिसीजन लेने में आपकी मदद करता है, दैट इज पार्टिसिपेटिंग। एक लीडर होता है डेलीगेटिंग। सो डेलीगेटिंग लीडर जो है वो सारा का सारा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे देगा, डिसीजन भी आपको लेना है, इंप्लीमेंट भी आपको करना है। 4 तरीके का सिचुएशनल लीडर हो सकता है। देन ये जो सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी है ये किसने दी थी, हियरसे एंड ब्लैंचर्ड सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी है। सेम कॉन्सेप्ट है जो हम अभी अभी उसमें डिस्कस हमने किया है। मैंने इसको और थोड़ा एक और पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन इसलिए लिया है ताकि
आपको ये रहे कि कभी कभी एग्जाम में आसान हो जाता है पिक्टोरियल लुक। तो देखो डायरेक्टिंग, इनको देखो यहाँ नाम क्या था, यहाँ था टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग, डेलीगेटिंग, लेकिन कुछ कुछ बुक्स में इसको डायरेक्टिंग, कोचिंग, सपोर्टिंग और डेलीगेटिंग नाम भी दिया गया है। तो इसीलिए मैंने इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव को कवर किया है। देखो डायरेक्टिंग में क्या होगा, एक ऐसा लीडर जो आपको सिर्फ डायरेक्शन देगा, आपको सिर्फ डायरेक्शन देगा, सपोर्ट कम करेगा। फिर होता है कोचिंग करने वाला या कोचिंग देने वाला, ये आपको सपोर्ट भी पूरा करेगा और डायरेक्शन भी पूरे देगा। ये वो बंदा है जो सपोर्ट आपको बहुत करेगा और डायरेक्शन कम देगा, आपके साथ मिलकर काम करेगा, आपको बोलेगा आप लो डिसीजन, मेरे डायरेक्शन मत लो। ये वो लीडर है जो ना तो आपको डायरेक्शन ज्यादा देगा और ना ही आपके साथ मिलजुल कर काम करेगा, आपको ये ऑटोनॉमी देगा, आप डिसीजन ले। तो ये हेयरसे एंड ब्लैंचर्ड का सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी है। आपके एग्जाम में गारंटीड 1 क्वेश्चन इसका आपको मिलेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, उम्मीद करता हूं सेशन को लाइक आप सब लोगों ने कर ही लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला एक लीडरशिप स्टाइल है जिसको हम लीडरशिप ग्रिड मॉडल के नाम से जानते हैं। लीडरशिप ग्रिड मॉडल में 5 तरीके का लीडर डिफाइन किया गया है। एक लीडर है हमारा, एक लीडर है हमारा इम्प्रोवाइज, जो कि जिसके अंदर इंप्रूवमेंट के चांसेस है। ये ऐसा बंदा है जो काम और ह्यूमन बिहेवियर, कंफर्ट, देखो कंसर्न फॉर द पीपल इस ग्रिड में एक तरफ है एंड कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन इसमें एक तरफ है। तो एक ऐसा लीडर जिसको प्रोडक्शन से भी कोई लेना देना नहीं और लोगों से भी कोई लेना देना नहीं, बेकार लीडर जिसको हम कहेंगे, वो कैसा है, एम्पावरिश्ड या इम्प्रूवमेंट जिसको चाहिए, ऐसा लीडर। देन दूसरा लीडर आता है हमारा 1-9 लीडरशिप, कंट्री क्लब इसका नाम है। दैट लीडर इज कॉल्ड कंट्री क्लब। देखो ये जो मैनेजेरियल ग्रिड या लीडरशिप ग्रिड जो है, ये हमको दी थी ब्लैक एंड माउंटेन ने, तो नाम भी हमारे काम का है एग्जाम के लिए। So country club management, thoughtful attention to the need of the people for the satisfying relationship leads to a comfortable, friendly organization atmosphere and work. ये देखो ये क्या कह रहा है, ये कंट्री क्लब वो है जिसको लोगों की चिंता बहुत ज्यादा है एंड काम की चिंता बहुत कम है। तो जो लोगों की तरफ ज्यादा देखता है और काम की तरफ कम, दैट इज कंट्री क्लब लीडर। फिर एक आता है जो लोगों का भी ध्यान रख लेगा और काम का भी ध्यान रख लेगा। फिर एक ऐसा बंदा आएगा जो काम ही काम पर फोकस्ड है, उसका लोगों से कोई लेना देना नहीं है। और एक आएगा जो है मिडिल वे निकालता है, इसको मिडिल पाथ बोलते हैं, दैट इज मिडिल पाथ। ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत यूनिक है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। दैट इज वेदर टू लीड फ्रॉम फ्रंट, बैक और सेंटर। तो ये एक इमेज और पिक्चर है जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, याद रखिएगा। जो मॉडर्न लीडरशिप थॉट इसे कहा जाता है, और मॉडर्न लीडरशिप थॉट को इन्होंने कॉपी किया है फ्रॉम दी वुल्फ्स, भेड़ियों के झुंड से। तो भेड़ियों के झुंड की खास बात क्या है, बहुत काम की बात होती है कि ये सबसे आगे, जब भी भेड़ियों का झुंड जंगल में चलता है तो इनमें सबसे आगे 3 ऐसे लोग, ऐसे भेड़िए होंगे जो कि बूढ़े हैं और बीमार हैं। इसकी वजह से आपकी पूरी टीम की जो चलने की पेस है वो सेट हो जाएगी और कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। इसके बाद जो 5 होते हैं, पहले 3 के बाद, वो सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट, ताकि वो फ्रंट वालों को भी प्रोटेक्ट कर ले और बीच वालों को भी प्रोटेक्ट कर ले। मिडिल ग्रुप जो है हमेशा फुल्ली प्रोटेक्टेड चलता है,
वो 3 को आगे चलाने का एक और इंटेंशन है कि कल को अगर कोई अटैक हो तो उन लोगों पर हो सबसे पहले जो बूढ़े हैं और बीमार हैं। हम नहीं भी उनको बचाएंगे तो वो वैसे भी मरने वाले हैं, इसीलिए उनको आगे चलाया जाता है। दे प्रोटेक्ट द बैक साइड। बाकी के जो 5 होते हैं वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, वो पीछे चलते हैं ताकि जो बीच का ग्रुप है वो प्रोटेक्टेड रहे परफेक्टली। सो दिस इज द मॉडर्न थ्योरी ऑफ लीडरशिप। देन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर एक कंसेप्ट है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर एक ऐसा लीडर है जो आपकी सोचने की, आपकी काम करने की, आपकी विजनरी ओपिनियन को बदल देगा, आपका विजन ही चेंज कर देगा वो। दैट इज मॉडलिंग द वे, encouraging the hearts, inspiring the shared visions, enabling others to act and challenging the process। ऐसा बंदा जो आपके एप्टीट्यूड और एटीट्यूड को चैलेंज कर रहा है और उसे बदल रहा है, जिसको कहते हैं ना हीरोइटिक टाइप, जिसको आप देखकर बहुत ही एक्साइटेड होते हो, ऐसा लीडर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर बोलते हैं। स्टार लीडर भी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर को हम बोल सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो होता है वो 4 तरीके से जो है काम करता है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। पहला, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, पहले आपकी इनर फीलिंग को वो समझता है। वो लीडर हर इंडिविजुअल एम्प्लॉई के साथ डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। इन्फ्लुएंसेस को आइडियलाइज करता है, आपको यकीन दिलाता है कि ये करना तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है और उसे करने के लिए फिर आपको मोटिवेशन भी देता है। 4 फैक्टर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। मान के चलिए चारों में से एक चीज आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। चलिए, ऑलरेडी मार्क ही छोड़ दिया मैंने, कुछ चीजों को इसमें हटाया ही नहीं। बेंचमार्किंग एक कॉन्सेप्ट है और बेंचमार्किंग के ऊपर एक सर्वे किया है ग्लोबल बेंचमार्किंग नेटवर्क ने। तो ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के नजरिए से। दैट पर्टिकुलर सर्वे इज डन बाय द ग्लोबल बेंचमार्किंग नेटवर्क। इस ग्लोबल बेंचमार्किंग नेटवर्क ने जो सर्वे किया है उसके 12 स्टेजेस हैं। 12, 12 के 12 आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखने हैं कि बेंचमार्किंग जब किसी भी एचआर फंक्शन के लिए स्टैंडर्ड सेट किया जाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद प्रोसेस डिजाइन करनी है कि उस ऑब्जेक्टिव या उस सब्जेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। पोटेंशियल्स ऑफ द पार्टनर्स, एम्प्लॉय का पोटेंशियल्स जांचिए। डेटा सोर्स इकट्ठा कीजिए जहां से आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर टास्क के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। डेटा कलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट द पार्टनर्स, राइट एम्प्लॉय फॉर द राइट जॉब सेलेक्ट कीजिए। गैप डिसाइड कीजिए कि क्या कमी रह रही है हमारे एग्जीक्यूशन में। देन स्टैब्लिश द प्रोसेस डिफरेंशिएशंस, जो भी प्रोसेस पहले चल रही थी और जो प्रोसेस अब आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो टू अचीव दैट बेंचमार्किंग, उन डिफरेंसेस को आप आइडेंटिफाई कीजिए। टारगेट फ्यूचर परफॉर्मेंस, जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया है उसके लिए काम कीजिए। प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन कीजिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एज पर द सिचुएशन, जरूरत पड़े तो अपने गोल को एडजस्ट कीजिए। एंड रिव्यू एंड रिकैलिब्रेट, जो भी आपने टास्क किया है उसको दोबारा देखिए, रिकैलिब्रेट कीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए नई पॉलिसी जो आपने बनाई है। कॉन्सेप्ट है TQM, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट का एक कंसेप्ट है TQM। TQM कहता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का बहुत सिंपल सा फंडा है। ये कहता है कि आपको कोई एक दो प्रोसेस या एक्टिविटीज जो है वो आपको मैनेज नहीं करनी, आपको सब कुछ मैनेज करना है। हर एक एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपको इंप्रूव करना है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब टास्क, प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग, एवरीथिंग शुड बी कंसिडर्ड ऑन द क्वालिटी पैरामीटर्स। तो सबसे पहले प्रोसेस, प्रोडक्ट, सर्विसेज, दैट इज कवर्ड। implementation of organization commitments,
प्रिंसिपल्स, एम्प्लॉइज, लीडरशिप, इन सभी में बेस्ट क्वालिटी मेंटेन करना, दैट इज TQM। एंड कॉन्सेप्ट हमें दिया था डैमिंग एंड क्रॉस बाय एंड जुर्रान, इन तीन लोगों का TQM का कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ABFM में एडवांस बिजनेस के पार्ट में भी ये कॉन्सेप्ट था, इसीलिए मैं ज्यादा इस पे फोकस नहीं कर रहा। BPR, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, अपने ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग स्ट्रक्चर को ही बदल देना, दैट इज कॉल्ड BPR, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। कैसे होगा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग? सबसे पहले चेंज को आप क्या करें, इनिशिएट करें, टॉप लेवल मैनेजमेंट से चेंज लाना शुरू करें, फिर प्रोसेस को डायग्नोस करें, दैट द प्रोसेस ऑफ चेंज, द प्रोसेस के हम कहां किस लेवल पर प्रोसेस में चेंज इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दैट पॉइंट ऑफ चेंज इंप्लीमेंटेशन आइडेंटिफाई करें, फिर प्रोसेस को रीडिजाइन करें कि कैसे हम हमारे ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज जो हैं उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं एज पर द न्यू रिक्वायरमेंट। रिकंस्ट्रक्शन, पुराने और नए को इनकॉर्पोरेट करें ताकि एक इफेक्टिव आउटपुट आ सके। देखिए, पुराना प्रोसेस बंद करके भी नया आप तुरंत इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, आपको दोनों पैरेलल चलाने पड़ते हैं। देन प्रोसेस मॉनिटरिंग के सही से काम हो रहा है या नहीं, और अब पुराने को धीरे धीरे पूरी तरह से रिप्लेस कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड BPR। टोटल 6 स्टेप प्रोसेस है, 6 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहला इंट्रोड्यूस चेंज, दूसरा फाइंड की एरिया, दैट इज प्रोसेस डायग्नोसिस, तीसरा रीडिजाइन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, चौथा रिकंस्ट्रक्ट प्रोसेस, जहां पे आप दोनों प्रोसेस को साथ चलाओगे, पांचवा मॉनिटर चेंज, एंड लास्ट रिप्लेस ओल्ड विद न्यू। ये कुल टोटल 6 स्टेप। फिर एक कॉन्सेप्ट है क्वालिटी सर्किल का। सो क्वालिटी सर्किल एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन के कुछ टेक्निकली एक्सपर्ट, मैनेजरियली एक्सपर्ट और सीनियर लोगों का वो ग्रुप है जो कि वॉलंटरीली, याद रखना, वॉलंटरीली तय करते हैं कि हम वीकली बेसिस पर मिलेंगे, ताकि हम कंपनी के, और ध्यान रखना, आउट ऑफ द कंपनी टाइम नहीं, ऑन द कंपनी टाइम, मैनेजमेंट उनको फैसिलिटेट करेगा कि हाँ आप लोग एक डिफरेंट अपनी एक मीटिंग कर लीजिए जिसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए ये लोग आपस में मिलते हैं, इसमें एक्सपर्ट लोग, सीनियर लोग शामिल होते हैं। क्वालिटी सर्किल के कुछ की एलिमेंट्स हैं, जैसे पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट का की एलिमेंट है ताकि लोगों के थ्रू आप मैनेजमेंट करवा सके। ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की एक टेक्निक है और ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जिसमें टॉप लेवल एक्सपर्ट लोग ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम्स को लेके ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। देन एक मॉडल है DMAIC, चेंज मैनेजमेंट का मॉडल है, चेंज इंप्लीमेंटेशन का मॉडल है। कैसे? डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल। गारंटी है मेरी 100% आपके एग्जाम में आएगा, तो इसको बहुत अच्छे से समझ के जाना। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जैसे लॉन्च टीम, स्टैब्लिश अ कैरेक्टर, प्लान प्रोजेक्ट, गैदर द वॉइस ऑफ कस्टमर एंड देन प्लान फॉर चेंज। तो चेंज आपकी इच्छा पे नहीं, कस्टमर की इच्छा पे आपको करना है, तो उसके लिए सबसे पहले चेंज को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। चेंज के इम्पैक्ट को आप मेजर कीजिए और उसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में लिखिए। बेस लाइन तय कीजिए कि हम मैक्सिमम कहां तक जाएंगे फॉर द चेंज इंप्लीमेंटेशन।
उसके बाद एनालाइज कीजिए चेंज इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड डेटा, क्यों चेंज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, रूट कॉज क्या है, आइडेंटिफाई द वेस्ट एंड रिमूव इट। अगर चेंज इम्प्लीमेंटेशन में कोई टाइम, रिसोर्स, कॉस्ट वेस्ट हो रहा है तो उस वेस्ट को आइडेंटिफाई करें और रिमूव करें। इम्प्रूव, जनरेट सॉल्यूशन। अब आपने चेंज ले लिया, चेंज की वजह से आने वाली प्रॉब्लम्स को स्टडी कर लिया, अब आपको सॉल्यूशन जनरेट कर रहे हैं, सॉल्यूशन को इवैल्यूएट करना है, सॉल्यूशन एज पर दी रिक्वायरमेंट है। पायलट प्रोजेक्ट करके देखो चेंज इम्प्लीमेंटेशन का कि सक्सेसफुल है या नहीं है, अगर सक्सेसफुल हो तो फिर इम्प्लीमेंट कीजिए एंड कंट्रोल बनाए रखिए उस पर्टिकुलर चेंज प्रोजेक्ट पर, ताकि बाद में भी वो आपको वही रिजल्ट दे जो कि आपको पायलट प्रोजेक्ट में मिले हैं। दिस इज DMAIC टूल ऑफ द चेंज मैनेजमेंट। देन काइजन कंट्रोल। काइजन कंट्रोल एक जापानीज टेक्निक है जो कहता है कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन while maintaining the current status। सो हम ऑर्गेनाइजेशन में स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बिना किसी करंट एक्टिविटी को डिस्टर्ब किए कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट लाते रहेंगे, दैट इज कॉल्ड काइजन कंट्रोल टेक्निक और काइजन इंप्रूवमेंट टेक्निक। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे आपको चेंज इंप्लीमेंट करने के लिए अपने रेगुलर प्रोसेस को रोकना नहीं है, उसी चलते हुए प्रोसेस में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। आप सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन कीजिए, काम का नया स्टैंडर्ड तय कीजिए। नए स्टैंडर्ड को क्यों आप तय कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कीजिए, एम्प्लॉइज तक पहुंचनी चाहिए। डेवलप काउंटर मेजर्स। काउंटर मेजर्स का मतलब प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए अगर आप जो चेंज इंप्लीमेंट कर रहे हो वो अगर इंप्लीमेंट टाइमली नहीं हो पाता तो अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है, आप प्रॉब्लम का रूट कॉज आइडेंटिफाई कीजिए, फिर हाइपोथेसाइज द सॉल्यूशन कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो सकती है, नया स्टैंडर्ड कैसे अचीव हो सकता है। हाइपोथेसिस को फिर आप टेस्ट कीजिए, जो आपने बनाई है उसके लिए डेटा कलेक्ट कीजिए, एनालाइज कीजिए, स्टैटिस्टिकल टूल लगाइए, पायलट रन कीजिए। अगर आपको एक सूटेबल सॉल्यूशन मिलता है जिससे आप एक स्टैंडर्ड वर्क अचीव कर सकते हैं, देन इम्प्लीमेंट दैट सॉल्यूशन। तो ये जो टेस्ट हाइपोथेसिस है ना, ये बड़ा लेंथी प्रोसेस है, ये ट्रायल एंड एरर पर चलेगा, ठीक है। दिस इज काइजन। देन ऑर्गेनाइजेशन चेंज मैनेजमेंट के अंदर आपको सबसे पहले असेसमेंट करना पड़ेगा चेंज रिलेटेड रिस्क का, कि अगर चेंज लाते हो तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। स्टेक होल्डर एनालिसिस आपको करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लीडरशिप को एंगेज होना पड़ेगा। स्टेक होल्डर एनालिसिस का मतलब क्या है कि जो लोग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं वो चेंज इंप्लीमेंटेशन को लेकर कितने कमिटेड हैं, ये आपको चेक करना पड़ेगा। कम्युनिकेट टू स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट कीजिए कि हम ये चेंज क्यों ला रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, आपको और ऑर्गेनाइजेशन को इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। देन प्रिपेयर फॉर द वर्कफोर्स। वर्कफोर्स को तैयार कीजिए, एम्प्लॉइज को तैयार कीजिए कि आप, हम जो चेंज ला रहे हैं इसे आपको एक्सेप्ट करना है, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। सो उनको कन्विंस करना इज अ लेंथी टास्क, बहुत मुश्किल काम है। एनालाइज द रिजल्ट एंड इम्पैक्ट। इम्पैक्ट और रिजल्ट को एनालाइज कीजिए। इम्पैक्ट एंड रिजल्ट ऑफ द चेंज मैनेजमेंट अगर पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया तो आपका ट्रायल अनसक्सेसफुल हो जाता है। चेंज मॉडल का कॉटर साहब एक ऑथर हैं जिन्होंने 8 स्टेप मॉडल दिया है, कॉटर्स 8 स्टेप चेंज मॉडल। 3 बातें वो कहते हैं जिसके लिए 8। थैंक यू सुरभि जी, थैंक यू वेरी मच, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर क्लियरिंग ABFM। अगर HRM आपका है तो जुड़े रहिए साथ में, हम लोग HRM भी मिलकर क्रैक करेंगे अगले 2-3 दिन में। देखिए, तो सबसे पहले कॉटर साहब कहते हैं कि अगर आपको चेंज इंप्लीमेंट करना है तो चेंज लाना है, इसका माहौल बनाओ पहले।
एम्प्लॉइज के बीच में अर्जेंसी क्रिएट करो कि चेंज तो लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज लोगों की जॉब चली जाएगी, आपका बिजनेस बंद हो सकता है। बिल्ट अ कोएलिएशन, माहौल बनाने का मतलब क्या है, लोग आपके साथ जुड़े कि हाँ यार ये चेंज हमें इंप्लीमेंट करना है। क्रिएट अ विजन, सबका कॉमन विजन होना चाहिए टुवर्ड्स द चेंज इंप्लीमेंट। देन एंगेज एंड इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को एंगेज एंड इनेबल कीजिए, कम्युनिकेट। अब आपने माहौल बना लिया विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, अब आप अपनी टीम को तैयार कीजिए टू इम्प्लीमेंट द चेंज। कम्युनिकेट द विजन टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉई, मैनेजमेंट, क्लाइंट, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, एवरी स्टेक होल्डर। एम्पावर अदर्स, उनको उनको तैयार करने का मतलब है उनको मोटिवेट कीजिए, उनको कुछ अथॉरिटीज दीजिए जिससे वो चेंज इंप्लीमेंट में एक्टिव रोल प्ले कर सके। क्रिएट क्विक विंस एंड सेलिब्रेट दैट, जब आप चेंज इंप्लीमेंट करो और चेंज इंप्लीमेंट के बीच के दौरान आपको कुछ छोटा मोटा सक्सेस मिले, सेलिब्रेट इट लाइक लाइक जिसको कहते हैं ना राजा की तरह का सेलिब्रेशन। इससे क्या होगा कि जो लोग चेंज के अगेंस्ट भी थे वो भी अब आपको फेवर करने लगेंगे कि हाँ यार इसमें तो मजा आ रहा है। इम्प्लीमेंट एंड सस्टेन, अगर सब कुछ फेवर में है तब आप चेंज को इम्प्लीमेंट करें और उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहें ताकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को एज इट इज रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म तक देता रहे। ये क्वार्टर साहब का डेफिनेशन। बैंकिंग सेगमेंट क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, मेजर एचआरएम चैलेंजेस इन द बैंकिंग सेक्टर। सबसे पहला एचआर प्लानिंग जो है उसके लिए टाइमिंग प्रॉब्लम है, उनके पास रिसोर्स नहीं है। इलस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस मस्ट बी डन स्ट्रैटेजिकली टू सोर्स द करेक्ट टैलेंट मिक्स। अभी तो क्या है, ट्रेडिशनल सिस्टम पर रिक्रूटमेंट हो रहा है लेकिन अब धीरे धीरे चीजें सुधर रही है। लेकिन देखिए क्योंकि मैं आप लोग जॉब बैंक में जॉब करते हैं, लेकिन जिससे मेरा एक पर्सनल पर्सपेक्टिव है सिर्फ बैंक एग्जाम को लेकर ही नहीं, हर एग्जाम को लेकर, कि एक बैंकर से आप इंग्लिश पूछ रहे हो जबकि उसे डील करना है रूरल एरिया के अंदर। एक बैंकर से आप मैथमेटिक्स पूछ रहे हो जबकि आपको पता है कि उसको फाइनेंस काम आएगा, उसको लॉ काम आएगा, उसको मैनेजमेंट काम आएगा। सो आई डोंट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, लेकिन बरसों से चला आ रहा है तो चला आ रहा है। आप एक बैंकर से जनरल नॉलेज पूछ रहे हो जबकि उसको जनरल नॉलेज एग्रीकल्चर का काम आएगा, जनरल नॉलेज फाइनेंस का काम आएगा, लेकिन आप उससे हिस्ट्री पूछ रहे हो, आप उससे करंट अफेयर्स पूछ रहे हो। सो दिस इज समथिंग विच इज हाईलाइटेड हियर, दैट रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो बहुत स्ट्रैटेजिक होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस मिनिमाइजिंग द एरर पर फोकस्ड होनी चाहिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम इफेक्टिव होना चाहिए। जॉब मैन फिट, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है चैलेंजेस में, दैट आइडेंटिफाइंग अ जॉब मैन फिट एंड कॉम्पिटेंसी मैपिंग is very difficult when it comes to a banking sector. वेल निट पॉलिसीज, मतलब इस तरीके का पॉलिसी डिजाइन जिसमें सारे काम एक दूसरे से जुड़े हुए हों, डेवलप करना बहुत मुश्किल है बैंकिंग सेक्टर में। हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर लोगों को लाना इट्स अगेन अ चैलेंजिंग टास्क। नॉलेज दो तरीके की होती है, एक्सप्लिसिट एंड टैक्टिक। तो एक्सप्लिसिट नॉलेज जो होती है वो रिटर्न होती है, कोडिफाइड होती है, ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्यूमेंट होती है। ऐसी इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इनसाइड द पर्सनस माइंड, ये इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, ये किसी कागज पे नहीं लिखी हुई, ये किसी कोडिफाइड फॉर्मेट में आपके सिस्टम में नहीं है, ये आपके दिमाग में है। तो आपका इंटेलेक्चुअल स्किल टैक्टिक नॉलेज कहलाता है और आपका प्रोसीजर, रूल, रेगुलेशन, एकेडमिक नॉलेज एक्सप्लिसिट नॉलेज कहलाता है। देखिए दोस्तों, ये हम लोग मॉड्यूल ए आपका जो है उसको लगभग हम क्रॉस कर गए इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट। ऐसे ही मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी और मॉड्यूल ई, इन सबके कॉन्सेप्ट में आप लोगों को करवाऊंगा। एक मैराथन में कल लूंगा और एक मैराथन फिर बड़ा मैराथन में आपका 24 को लूंगा। मुझे चुनना था एमसीक्यू और कॉन्सेप्ट के बीच में से, मुझे चुनना था, मैंने कॉन्सेप्ट चुने हैं।
एमसीक्यू 3 दिन में हम कितने लगा लेंगे? तो कॉन्सेप्ट हम उसके कंपैरिजन में ज्यादा लगा सकते हैं। हम डायरेक्ट स्ट्रेट अवे जो एग्जाम ओरिएंटेड है उसकी बात कर रहे हैं। नॉलेज मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन का मैनेजमेंट करना पड़ता है, कॉम्पिटेंसी का मैनेजमेंट करना पड़ता है और डे टू डे एक्टिविटीज का मैनेजमेंट करना पड़ता है। डेटा जहां जनरेट होता है वहां से लेकर इंफॉर्मेशन बनने तक डिजाइन गैप कहलाता है। इंफॉर्मेशन से नॉलेज निकालना एक्सपर्टीज गैप कहलाता है। अगर आपका बैंक इसे फुलफिल कर पाता है तो ये गैप्स फुलफिल हो जाते हैं। नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट करना दैट इज लेवरेज गैप, इट्स इंपॉर्टेंट। नॉलेज को एक्शन में क्रिएट कन्वर्ट करना दैट इज लेवरेज गैप, मतलब यूटिलिटी गैप। देन एक्शन को रिजल्ट में कन्वर्ट करना दैट इज एग्जीक्यूशन गैप। अगर आप ये सारे गैप फुलफिल कर पाते हो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज मैनेजमेंट एक परफेक्ट टास्क माना जाएगा। ठीक है, लाइक जरूर कर लीजिएगा सभी लोग जैसे ही सेशन से जुड़े। एक तरीका है चेंज स्टडी करने का दैट इज डेटा माइनिंग। सो डेटा माइनिंग को हम लोगों ने थोड़ा बहुत एबीएफएम के पेपर में भी समझा था। डेटा माइनिंग क्या है? तो देखो, डेटा माइनिंग ऐसे हर किसी जगह से डेटा निकालना नहीं है। पहले आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस गोल आइडेंटिफाई करो। गोल आइडेंटिफाई कर कर उससे रिलेटेड डेटा आइडेंटिफाई करो। इस रिलेटेड डेटा को अपनी नीड के हिसाब से तैयार करो, प्रिपेयर द डेटा। देन evaluate the data as per your requirement, generate some meaningful information and use for your organizational goal। तो आइडेंटिफाई करने से लेके यूटिलिटी तक डेटा माइनिंग का रोल है। तो चलिए, आज करीब ये 1 घंटा 10 मिनट का सेशन हमने किया है। इसको आप अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा। आपका एक बीआरबीएल का सेशन भी है, उसके बीच में मैं थोड़ा गैप आपको देना चाहता हूँ। आप बीआरबीएल पर फोकस कीजिए फॉर द टाइम बिंग। जैसे ही आपको थोड़ा समय मिले, इसीलिए इस सेशन को मैं थोड़ा 1 आवर 10 मिनट्स अराउंड 60-70 मिनट्स का रख रहा हूँ। ऐसा ही एक करीब 80-90 मिनट्स या 80 मिनट्स का सेशन हम कल करेंगे। देन अराउंड 3 to 4 आवर्स का सेशन हम 24 को करेंगे। इन 3 सेशन को आप अच्छे से करके जाइए। आई अश्योर यू कोई भी कॉन्सेप्ट आपको एचआरएम के पेपर में आउट ऑफ दैट नहीं मिलेगा। आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एग्जाम में लेके जा पाएंगे और यही मेरा इंटेंशन है। सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय बाय। लाइक जरूर कीजिए सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए इसे उन सभी दोस्तों को जो कि एचआरएम इलेक्टिव पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन आपके काम आया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको प्रेजेंटेशन एंड क्रिस्प क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट कैसी लगी। बेसिक बातें हमको इसमें समझनी है। तो टिल द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय बाय, थैंक यू।